नमस्कार, मैं हूं सौरभ। अब से 16 घंटे के बाद किसानों को मनाने की सबसे बड़ी कोशिश शुरू होगी। प्रधानमंत्री कल किसानों से एक बार फिर बात करेंगे। बटन दबाकर किसानों के खाते में पैसा पहुंचाया जाएगा। दावा है कि मोदी और उनके टॉप मिनिस्टर्स की मौजूदगी में 1 करोड़ किसान डायरेक्टली इस प्रोग्राम से जुड़ेंगे, जबकि 5 करोड़ किसान मोदी की बात को सुनेंगे। तो क्या कल किसान आंदोलन खत्म हो जाएगा? क्या बॉर्डर पर बैठे किसान नेताओं पर मोदी की बातों का कोई फर्क पड़ेगा? इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको यह रिपोर्ट देखनी होगी। धरने पर बैठे किसानों के दिमाग में क्या चल रहा है, अंदर खाने कैसी कैसी खबरें उन तक पहुंचाई जा रही हैं। पंजाब से लेकर हरियाणा और दिल्ली तक हमारे 10 रिपोर्टर्स ने सारे तार जोड़े, सारे सबूत इकट्ठा किए और कैमरे पर आंदोलन की पूरी स्टोरी रिकॉर्ड की। किसान आंदोलन को शुद्ध रूप से पॉलिटिकल शोडाउन का अखाड़ा बना दिया गया है और इसे लीड कर रहे हैं राहुल गांधी। सुबह सुबह मोदी के राजनीतिक विरोधियों की राउंड टेबल मीटिंग होती है। किसान आंदोलन के बहाने मोदी के खिलाफ एजेंडा सेट किया जाता है और इसके बाद मोदी विरोधी पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए सड़कों पर उतर जाते हैं राहुल और प्रियंका। नॉन स्टॉप लाइट, कैमरा और एक्शन वाली पॉलिटिक्स करते हैं। कांग्रेस पार्टी 2 करोड़ किसानों के सिग्नेचर का दावा करती है। 3 नेता राष्ट्रपति भवन का राउंड लगाकर वापस आते हैं और कैमरे के सामने राहुल को बाकायदा याद दिलाया जाता है कि सिग्नेचर वाली बात जरूर बोलना। आप भी सुनिए गुलाम नबी आजाद ने राहुल को कैसे टोका और फिर राहुल ने क्या कहा। 2 करोड़ सिग्नेचर्स, 2 करोड़ सिग्नेचर्स। हम 3 लोग राष्ट्रपति के पास गए हैं, बट हम करोड़ों सिग्नेचर्स लेके गए हैं। हम किसान की आवाज राष्ट्रपति जी को तक ले गए। यह कैमरे वाली पॉलिटिक्स है जिसमें कंधा किसान का है और निशाना प्रधानमंत्री मोदी है। जो भी नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ खड़े होते हैं वो उनके बारे में कुछ ना कुछ गलत बोलते रहते हैं। किसान खड़े हो जाएंगे तो किसान को आतंकवादी बोलेंगे, मजदूर खड़े हो जाएंगे तो मजदूर को आतंकवादी बोलेंगे। एक दिन अगर मोहन भागवत खड़े हो गए तो कहेंगे ये भी आतंकवादी है। मतलब जो भी नरेंद्र मोदी जी से सत्ता लेने की कोशिश करेगा वो आतंकवादी है। राहुल की जुबान पर वैसे तो किसानों का नाम है, मगर दिल में मोदी से नफरत है। किसानों की बात करते करते चीन की एंट्री हो जाती है। कैमरे पर सब कुछ शीशे की तरह क्लियर है। चाइना बॉर्डर पे बैठा है। चाइना ने हिंदुस्तान की हजारों किलोमीटर जमीन छीन ली है। प्रधानमंत्री उनके बारे में क्यों नहीं कहते? ये आप किस देश की बात कर रहे हो? ये कौन सी देश की बात कर रहे हो? डेमोक्रेसी? या मतलब कौन से देश की बात कर रहे हो? इंडिया की बात कर रहे हो? इंडिया में कोई डेमोक्रेसी नहीं है। इस सियासी उठापटक के बीच मैदान में उन किसानों की भी एंट्री हो गई है जो कृषि बिल का समर्थन करते हैं। असली किसान अपने खेतों में है और वो अपना काम कर रहा है। आज समर्थन में आए हुए हैं यहाँ पे किसान, आप देख रहे हैं भारी संख्या में। जो हमारे किसान भाई हैं उनको गलत तरीके से बताया गया है। हम जो मोदी जी ने 3 बिल अपने पास किए हैं, हम उसके समर्थन में आए हैं और उसका हम पूरे पुरजोर से समर्थन करते हैं। जब सब कुछ दिख रहा है तो पर्दे के पीछे कौन सा खेल चल रहा है? किसान आंदोलन का डार्क सीक्रेट क्या है? अब ये समझते हैं। किसान आंदोलन में कितना लेफ्ट है? क्या ये पूरा आंदोलन वामपंथियों के बाएं हाथ का खेल है? दर्शन पाल सिंह, हन्नन मौला और लेफ्ट विचारधारा से जुड़े लोग लगातार एक्टिव हो रखे हैं। हर रोज नए पॉलिटिकल ट्विस्ट और टर्न दिए जा रहे हैं। जैसे ही मंच सजता है, हाथ में माइक पकड़ाया जाता है और बिना कॉमा, बिना किसी फुल स्टॉप के पॉलिटिकल स्क्रिप्ट पढ़ दी जाती है। सरकार ने जिस तरह से ये प्रक्रिया अपनाई है, कोई नौसिखिया भी समझ सकता है कि सरकार इस मामले को लंबा करके लटकाना चाहती है और कहीं ना कहीं किसान का मनोबल तोड़ना चाहती है। तीनों कानून वापस लिए बगैर उससे कम पे कोई समझौता और बातचीत के कोई तैयार हम नहीं है। मैं चेतावनी देता हूं सरकार को कि सचेत हो सरकार।
ये है हन्नन मौला। इनकी पहचान वैसे तो किसान नेता की है, ऑल इंडिया किसान सभा से जुड़े हैं, मगर किसानों के मंच पर इस्तेमाल की गई इनकी लैंग्वेज प्योर पॉलिटिकल लगती है। इसकी एक वजह इनका सीपीएम से पॉलिटिकल कनेक्शन हो सकता है। किसान आंदोलन में किस लेवल की राजनीति हो रही है, अब इसका एक और एग्जाम्पल देखिए। एक बात है कि गवर्नमेंट पिछले 15-20 दिन से सरकार गैलरी प्ले कर रहे हैं। ये वो बहुत चाहते हैं चर्चा, हम किसान आड़े रहे, इससे ज्यादा झूठ नहीं हो सकता। तो मना कर रहे भाई। हम जो लोग इतना दूर से आए हैं, हम क्यों आया है? इसलिए आया है कि हमारा समस्या लेके चर्चा करके समाधान निकालने के लिए। हम की घूमने आया क्या, टूरिज्म करने आया दिल्ली में? हम समाधान सोचा था, मगर सरकार लगातार हमारा साथ धोखा कर रहे हैं। 2 मुद्दे का लड़ाई आज पूरा देश में चल रहा है। आने वाला दिन में लड़ाई चलेगा और नया तरीका से शांतिपूर्ण ढंग से जब तक हमारा समस्या हल नहीं होगा, ये आंदोलन चलता रहेगा। ये सरकार को हम चेतावनी देना चाहते हैं। सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे किसान राइट हैं, तो फिर उनके बीच वो कौन लोग बैठे हैं जो आंदोलन को लगातार रॉन्ग ट्विस्ट दे रहे हैं, गलत दिशा में मोड़ रहे हैं? इस दमनकारी सरकार को सबक सिखाने का काम करें। ये लड़ाई अन्नदाता के साथ साथ आम जनता की भी लड़ाई बने और हमारा सहयोग करें। इसको लेकर आज हमने अपने रक्त से चिट्ठी लिखकर इस देश के लोगों से सहयोग मांगा है। दिल्ली के सिंगू बॉर्डर पर किसान एकता मोर्चा का बैनर है। बंद कमरे में सरकार के प्रस्ताव पर किसान नेताओं की मीटिंग होती है और बाहर निकलते ही कैमरे पर पॉलिटिकल स्टेटमेंट पढ़ दिया जाता है। तो अभी रस्साकशी ये होगी कि क्या जो हम बोल रहे हैं, जो हम कह रहे हैं, उससे हम पीछे हटेंगे, सरकार पीछे हटेंगे। हमारा ये कहना है कि जब फंडामेंटली बेसिकली हम कहते हैं कि हमारी पोजीशन ठीक है और बहुत सारे दूसरे किसान संगठन और दूसरे दल, सामाजिक राजनीतिक दल भी कहते हैं, तो गवर्नमेंट शुड कम ऑन द बैक फुट, गो ऑन द बैक फुट। वामपंथी और कांग्रेसी विचारधारा से जुड़े किसान नेता पीछे हटने को तैयार नहीं। सबका सिंगल पॉइंट एजेंडा है, सरकार को बैकफुट पर लाना है। सड़क से लेकर सोशल मीडिया की दुनिया तक सब कुछ पूरी प्लानिंग के साथ होता है। हर दिन एक नया नैरेटिव होता है। फेसबुक लाइव किया जाता है, एफबी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का लाइव टेलीकास्ट होता है, किसानों का नाम होता है और खुले मंच पर पॉलिटिकल स्पीच दी जाती है। सरकार कहती है सबसे बातचीत करके कानून लाए गए और अगर अभी भी किसी को शक की गुंजाइश है तो उसका समाधान होगा, मगर किसान नेताओं की लाइन लेंथ प्योर पॉलिटिकल होती है। सबूत सामने। आपको क्या उम्मीद है, नए साल में समाधान निकलेगा या इसी साल में समाधान हो जाएगा? मैंने आपको कहा कि मेरी प्रार्थना किसानों से, किसान यूनियन से है कि वो कृषि सुधार बिलों की भावनाओं को समझें, उसके प्रावधानों को समझें और अगर उन्हें कोई आपत्ति है तो जरूर सरकार को अवगत कराएं। सरकार किसान की हर समस्या पर विचार करने के लिए खुले मन से तैयार है और मुझे आशा है कि हम लोग समाधान की दिशा में बहुत ईमानदारी पूर्वक बढ़ेंगे और रास्ता निकलेगा। ये इनको करना था तो उस समय क्या सो रहे थे? उस समय किसानों से बात करते, डिस्कशन करते, बुद्धिजीवियों से करते। तो हमारा ये कहना है कि पूरी डिस्कशन से ये चीज निकला है या निकल रहा है। मुझे कोई बुद्धिजीवी लोग जो हैं, पी साईनाथ से लेकर दूसरे, अभी तक ऐसा कोई दिखाई नहीं दिया जो इनके क्या है, इनके सरकार के अंदर जो बुद्धिजीवी जो हैं, तो उनको छोड़कर कोई आए तो सही इस तरह का जो बोले कि हाँ, लोग ये तो बोल सकते हैं भाई इतना अपमान लो, लेकिन ये कोई नहीं कहता कि ये ठीक किया है सरकार। 6 राउंड जो बैठक हुई है उन्हीं बातों को गोल गोल करके उन्होंने फिर से रखा है हमारे सामने। कंडीशनों के आधार पर चर्चाएं नहीं होती हैं। चर्चा करना है तो वातावरण अनुकूल बनाना होगा सरकार को। सुधारों से हमारा सरोकार नहीं है। हमारा सरोकार है कि तीनों काले कानून को पहले आप निरस्त करिए, फिर चाहे आपको चर्चा करना है, जो करना है करते रहिए। सवाल है कि किसान नेता आखिरकार पीछे हटने को तैयार क्यों नहीं? इसके पीछे कौन सी पॉलिटिकल खिचड़ी पक रही है?
जो किसान नेता बंद कमरे में बैठ के करके कैमरे के सामने आते हैं, क्या वो किसानों के बहाने किसी पार्टी विशेष को पॉलिटिकल माइलेज देने की कोशिश कर रहे हैं? मसलन इनसे मिलिए, इनका नाम है वीएम सिंह। ट्विटर पर ये खुद को प्राउड फार्मर कहते हैं, राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन से जुड़े हैं, मगर इनकी पॉलिटिकल विचारधारा कांग्रेस वाली है। 2009 के लोकसभा चुनाव में पीलीभीत से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं। उस वक्त 632 करोड़ रुपए की संपत्ति का खुलासा कर चुके हैं। खुद को किसान नेता कहते हैं और जब इसी से जुड़ा सवाल इनसे कैमरे पर पूछा जाता है तो इनका जवाब ये होता है। अब ये ऐसा है ना, जो फेक न्यूज का डर्टी ट्रिक डिपार्टमेंट चालू हो गया है हर कहीं। अब पीएमओ से एक ही किसान नेता बोलो या कांग्रेस नेता बोलो या भाजपा नेता बोलो के खिलाफ ट्वीट निकला है, वो है वीएम सिंह। 3 दिन पहले पीएमओ को क्या जरूरत है कि वीएम सिंह को बदनाम करने के लिए, जबकि वीएम सिंह बीमार बैठा है? क्योंकि उनको दिखता है कम से कम कि उनको मालूम है कि पूरा 4 साल से पूरी जो काम करने का काम और मुद्दे को उछालने का काम, पूरी जो किसान की जो बैरन जमीन थी, बंजर जमीन थी, उसको आबाद करके बिजाई करने का काम और आज फसल तैयार करने का काम वीएम सिंह ने किया है। तो बदनाम क्या कर रहे हैं कि कांग्रेस नेता है? नहीं, सबसे बड़े कैंडिडेट में से थे। 632 करोड़ मैंने खुद अपनी संपत्ति रखी थी। वो क्यों रखी थी? क्योंकि ये पुश्तैनी संपत्ति है। इसमें से 1 इंच वीएम सिंह ने जमीन नहीं खरीदी है। कांग्रेस छोड़ दी थी वहीं के वहीं। तो कांग्रेस 2011 में छोड़ के, और हमने कुछ लोगों को तृणमूल कांग्रेस से भी लड़वाया था उस समय, तो कांग्रेस कहां से बीच में आ गई भाई? तो कांग्रेस को हमने निकाला, अपने से अलग किया। देखो, सरकार जितनी देरी करेगी उतना रायता फैलेगा, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो वीएम सिंह जो है किसानों के लिए, आप किसानों से पूछो ना, मुझसे मत पूछो वीएम सिंह कब के लिए है। उनके दिल में होना चाहिए कि वीएम सिंह क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। आज इतना मालिक ने दिया है कि 20 पुश्ते खा सकती हैं आराम से। वीएम सिंह गाजीपुर बॉर्डर पर डटे हैं तो कुलवंत सिंह संधू ने सिंघू बॉर्डर पर मोर्चा संभाल रखा है। ये पंजाब के किसान नेता हैं, जमहूरी किसान सभा से जुड़े हैं, मगर 2009 में श्रोमणी अकाली दल मान के टिकट पर फतेहगढ़ साहिब से लोकसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमा चुके हैं। वो बात दूसरी है कि उस वक्त उन्हें सिर्फ 5262 वोट मिले थे और इस वक्त ये किसान नेता का चोला पहनकर किसानों के मंच से पॉलिटिकल भाषण दे रहे हैं। किसानों के मंच से धारा 370 और कश्मीर का मुद्दा उठाना बहुत कुछ इशारा दे रहा है। आप भी सुनिए। जिवें इत्थे दिल्ली दे विच किसान आज ठंडियां रातां दे विच मोदी सरकार दीयां नीतियां दे खिलाफ बैठे आ, बीजेपी दे आगूआं नूं ते एनडीए दे भाईवालां नूं चेतावनी पत्र दित्ते जाणगे कि जां किसानां दीयां मंगां दी हमायत करो, नहीं तुहाडा शहरां पिंडां 'च वड़ना मुश्किल कीता जाऊगा। भारत दी सरकार बजाए अपना दिमाग ठीक करन दे वो काउंटर प्रोपेगेंडा करने की कोशिश कर रही है। इन्हीं विरोध कदे देखा ही नहीं सी, क्योंकि पहले जिन्ने भी कानून पास किए आ वो लोगों ने वंड पाउण वाले सी। जे मुसलमानों को कुटिया उन्हों के खिलाफ कानून पास किया तो हिंदू वोट पक्की कर ली। जे 370 धारा खत्म की उसे कश्मीरिया कुट के पैरां है लताड़ के हर 3 बंदे पिछे एक फौजी ला के वो भी हिंदू वोट पक्की करने की कोशिश की गई है। किसानों के नाम पर मोदी को घेरने वाली पॉलिटिक्स सिर्फ दिल्ली बॉर्डर पर नहीं हो रही। कहा जाता है कि नासिक के किसान आ रहे हैं, महाराष्ट्र से गाड़ियां आ रही हैं और आप जब ये तस्वीर गौर से देखेंगे तो आपको हर तरफ लेफ्ट के लाल झंडे लहराते दिखाई देंगे। यानी जब वहां से सेना ही लेफ्ट की चली है तो फिर उसमें किसान कहां से होंगे? इसलिए सवाल पैदा होता है कि अलग अलग विचारधारा से जुड़े पॉलिटिकल लिंक वाले किसान नेता क्या असली किसानों की आवाज को दबा रहे हैं? आप खुद बताइए, अगर ऐसे लोग हैं जो वामपंथी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए पोएट को रिलीज कर दो। कौन है पोएट? हम भी जानते हैं, इतने मूर्ख तो हम नहीं हैं। वारा वारा राव को रिलीज करवाना आप चाहते हैं। ये वारा वारा राव को हमने जेल में डाला है, कोर्ट के माध्यम से वो जेल गए हैं, अपनी करनी के कारण जेल गए हैं। इसलिए किसान, उसका तो दायित्व है, उसका अधिकार है कि वो अपने लिए एक लोकतांत्रिक देश में बिल्कुल संघर्ष कर सकता है, किंतु हम सबको सावधान रहना है कि कुछ ऐसे अवांछित तत्व और खास करके वामपंथी तत्व जो किसानों के बीच किसान बन के घुस गए हैं, उनसे देश को सावधान रहने की आवश्यकता है।
इसलिए सवाल पैदा होता है कि अलग अलग विचारधारा से जुड़े पॉलिटिकल लिंक वाले किसान नेता क्या असली किसानों की आवाज को दबा रहे हैं? वामपंथी विचारधारा डे 1 से किसान आंदोलन को डोमिनेट करने की कोशिश कर रही है और इस वक्त भी महाराष्ट्र से बड़ी संख्या में लेफ्ट से जुड़े लोग दिल्ली के रास्ते में। वो खुद को किसान भी कहते हैं, सीने पर लेफ्ट का निशान भी लगाते हैं और कैमरे पर पॉलिटिकली करेक्ट जवाब भी देते हैं। आप भी सुनिए। एक और हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि ये कोई किसानों का जत्था नहीं है, किसानों का आंदोलन नहीं है, ये राजनीतिक पार्टियों का आंदोलन है। ये सारासार झूठ है, इसमें कोई तथ्य नहीं है। पिछले 1 महीने से आपने देखा जो लाखों किसान दिल्ली के आसपास में आज बैठे हुए हैं, वो 500 किसान संगठन एक साथ में हमारे देश के आए हैं संयुक्त किसान मोर्चा के झंडे तले, और उनकी तरफ से ये आंदोलन किसानों का चल रहा है पूरे देश भर में। ये बात अलग है कि अलग अलग राजनीतिक पार्टियां इसको समर्थन दे रही है, वो उन समर्थन जो देंगे उसका हम स्वागत करते हैं। लेफ्ट का झंडा लहराते हुए किसानों का जो पॉलिटिकल काफिला दिन के उजाले में महाराष्ट्र से चला, उसे हमने रात के अंधेरे में इंदौर के रास्ते में पकड़ा और कैमरे पर लेफ्ट की लाल झंडे वाली सारी स्ट्रेटजी क्लियर हो गई। किसान आंदोलन लगातार जारी है। नासिक से आए किसान अब पहुंच चुके हैं इंदौर की सीमा में और यहां से ये दिल्ली के लिए रवाना होंगे। रास्ते में और भी कहीं जगह पर रुकेंगे, इनसे बात करेंगे आखिर में कहां से आए आप लोग? अपन सोलापुर जिला महाराष्ट्र से ये अपन दिल्ली को निकले और जाके अपने सत्ता का माल लेकर महीना भर वहाँ रुकने ले और उन्हें कब परत लेते कानून कायदा, गौर गरीब को तकलीफ है। आपकी कहीं गाड़ियों पे लेफ्ट के झंडे लगे, लेफ्ट पार्टी के, ये कौन सी पार्टी से आप इस पार्टी के झंडे? किसान साहब, अखिल भारतीय किसान सभा पक्ष पार्टी है। लेफ्ट पार्टी से के झंडे लगे कहीं गाड़ियों पे? वो कामगार यूनियन संगठन के पार्टियों की झंडे हैं। आपको बता के लाए हो? हाँ। अच्छा, दिल्ली जा रहे हैं? हाँ। सभी लेफ्ट पार्टी से? हाँ। अच्छा, कितने लोग हैं आपकी गाड़ी में? हमारे लोग 17 लोग हैं आपकी गाड़ी में? हाँ। क्या दिल्ली जा रहे हैं? हाँ। कहाँ से आ रहे हैं आप? हाँ, महाराष्ट्र से नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट से। किस लिए जा रहे दिल्ली? वो हाँ आंदोलन, वो किसानों का। अच्छा, किसान है आप भी? हाँ, किसान है। सीपीएम से? हाँ, सीपीएम से। अच्छा, लेफ्ट पार्टी से जा रहे सब? हाँ, पार्टी से जा रहे। सभी लेफ्ट पार्टी के? हाँ। नासिक लेफ्ट पार्टी। अभी लड़ाई है, बाकी और लड़ाई है। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। इंकलाब जिंदाबाद। ये सारे साथी जो है दिल्ली जा रहे हैं। हाँ जी, किसान संघर्ष के अंदर महाराष्ट्र से निकले हैं। करीब 1,500 से 2,000 लोग हैं जो गाड़ियों से निकल के जा रहे हैं उस दिल्ली रैली में जाने के लिए, उस आंदोलन में शामिल होने की जो देश की सीपीएम में किसान सभा की ओर से। हाँ, नहीं, सीपीएम भी शामिल है समर्थन में उसमें। किसान आंदोलन में लेफ्ट, राइट एंड सेंटर करने वाले ऐसे ही कुछ चेहरों से हमने सीधा सवाल किया कि क्या वाकई ये आंदोलन पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। कैमरे पर उनका जवाब सुनकर आपको पर्दे के पीछे लिखी गई स्क्रिप्ट कुछ हद तक समझ में आ जाएगी। 500 संगठन है, 500 उनमें 8-10 संगठन है जो वामपंथी के साथ, 8-10 तो 8-10 लोग 500 संगठन का आंदोलन को हाईजैक कर लेगा। एक झूठ प्रचार है। एक किसान का आंदोलन है, किसी का इंडिविजुअल आंदोलन नहीं है, लेफ्ट राइट सेंटर का नहीं है। तो क्या आंदोलन फैसला लेते वक्त विचारधारा का कोई असर नहीं होता? कोई आज अगर चिट्ठी लिखी गई तो उसमें लेफ्ट की छाप है कि नहीं? सब मिलके चर्चा करते हैं। हमारा सहमति का मतलब है हम सब लोग चर्चा करेंगे, सहमति के आधार पर हम एक फैसला करते हैं। ये जब ये चिट्ठी पर चर्चा होती है तो क्या किसी पार्टी विशेष या संगठन विशेष का दबाव रहता है
है या किसानों की चिट्ठी माना जाए? देखिए, ये चिट्ठी जब हम बनाते हैं, आप यहीं थे, बाहर मीडिया बाहर ही था, आपने किसी दल का आदमी निकलता देखा यहाँ से? हमारा जो पहले दिन से ही है, किसी राजनीतिक पार्टी को इस दफ्तर के आसपास नहीं फटकने देते हैं, अपने मंच के आसपास नहीं आने देते हैं। आज तक हमने ना मंच शेयर करने दिया, ना मीटिंग शेयर कर, मीटिंग छोड़ो, हम इस प्रेमिसेस को शेयर नहीं करने देते, इतनी सख्ती से हम उसका पालन करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ कोई लेफ्ट को नहीं पूछता, ये किसान है। ये अगर कोई लेफ्ट राइट करे तो उठा के फेंक देते हैं, इनका एक अपना सीधा तरीका है। जब ये चिट्ठी लिखी गई तो क्या इसमें किसी लेफ्ट का, राइट का, किसी पार्टी का, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस का नजरिया होता है या सिर्फ किसानों का नजरिया, हट किसानों की है? देखिए, ये तो हमारी लेफ्ट राइट करवा रहे हैं यहाँ, हम लेफ्ट राइट कर रहे हैं सड़क पे बैठे हुए। ये इनके पास जब कुछ कहने को नहीं होता तो ये बस दूसरी पार्टी पे इल्जाम लगाते हैं। जब हम कांग्रेस के टाइम में आंदोलन करते थे, वो करते बीजेपी वाले करवा रहे हैं। अब क्या आंदोलन कर रहे हैं, ये कहते हैं कांग्रेस वाले करवा रहे हैं। और इनकी एक जुबान नहीं है, कभी तो कोई तो कांग्रेस का नाम ले लेता है, कोई कहता है चीन से फंड आ गया, कोई कहता है पाकिस्तान से फंड आ गया, कोई कहता है ये जो है खालिस्तानी बैठ गए। इनका तो यही नहीं पता, ना तो इनकी एक जुबान है और फूट पाओ और राज करो की इनकी नीति है। और जाति पे बात पे बांट के, धर्मवाद पे बांट के, इलाकावाद पे बांट के राज कर रहे हैं, उससे आगे सोच नहीं है। हमारे बीच में कोई राजनेता है ही नहीं। हमारे बीच में जब कोई राजनेता होगा तभी तो राजनीति का प्रभाव रहेगा। एक खबर यह भी है कि किसान संगठनों के दिल आपस में नहीं मिल रहे, साथ दिखने की मजबूरी है। अंदर खाने क्रेडिट वॉर भी शुरू हो चुका है। इसकी एक झलक दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर दिखाई पड़ी, जब सड़क पर ट्रैक्टर खड़े कर दिए गए, गाड़ियों की मूवमेंट रोक दी गई और कैमरे पर यह कहा गया, तो अभी कब तक यहाँ जाम रहने वाला है? ऐसे ही ये नहीं खुलेगा, ये नहीं आप खोलेंगे, आप जाम कर, क्योंकि ये सरकार को हमने बहुत बार कब तक, जब तक आंदोलन चलेगा तब तक जाम रखेंगे इसको? हाँ जी, तब तक जाम रखेंगे, जब तक हमारे काले कानून मोदी वापस नहीं करता तब तक हम जाम रोड बिल्कुल जाम। इन तस्वीरों से जो खबर निकलकर सामने आई वो ये थी कि सड़क जाम करने वाला गुट किसान नेता वीएम सिंह का था और गाजीपुर बॉर्डर पर डटे किसान नेता राकेश टिकैत को यही बात अच्छी नहीं लगी। अब बहुत ध्यान से कैमरे पर रिकॉर्ड हुआ ये ऑडियो सुनिए, फिर हम आपको इसका ओरिजिनल वीडियो भी दिखाएंगे। उसकी जिम्मेदारी होगी जो यहाँ पे होगा, यहाँ पे चलने का ही नहीं है। आप रास्ते खोलो सारे हमारी तरफ से, रास्ता 15 मिनट में खुल जाना चाहिए, उसके बाद में उसकी जिम्मेदारी होगी जो यहाँ पे होगा। आंदोलन यहाँ से कैसे चलाना है वो हम चलाएंगे। खोला रास्ते, मैं बताता हूँ, हम 32 साल से आंदोलन चला रहे हैं, हम बताएंगे कैसे आंदोलन चलता है। खोलो रास्ते भाई, खोलो रास्ते, खोलो भाई रास्ते, चलो। गाजीपुर के इस वीडियो में जिनका ऑडियो रिकॉर्ड हुआ वो किसान नेता राकेश टिकैत हैं। अब उनका फ्रंट कैमरे से रिकॉर्ड हुआ ये वीडियो देखिए। जो हमारे कंट्रोल में नहीं है वो यहाँ नहीं रहेगा। बहुत होगी, बहुत गुंडागर्दी देख ली, मतलब प्रेस को पिटोगे आप, बाहर काट के आप गुंडागर्दी करेंगे। ये रास्ता खोल लो, हम बताएंगे कौन सा रास्ता नहीं, कौन सा कौन है, साथ में कौन नहीं है। हमारे रास्ता खोल लो, सब रास्ता खुलेगा। और रास्ता जब बंद होगा, जब हम कहेंगे रास्ता खोल लो इनसे। टिकैत जी की बातों से साफ है कि कुछ तो गड़बड़ हुई थी, किसी ने तो हंगामा खड़ा किया था। कैमरे पर सब कुछ रिकॉर्डेड है, मगर फिर कुछ घंटों के भीतर सब कुछ सामान्य हो गया। सवाल है रातों रात ऐसा क्या हो गया? टिकैत साहब, यही वजह है रास्ता जाम करने की कि पीछे से जो लोग आ रहे हैं उनको आने नहीं दिया जा रहा? नहीं, हमने नहीं जाम कर रखा। कहाँ आ रहा है यहाँ पर ट्रैफिक? यहाँ पे पीछे मैंने देखा कि कुछ जो ट्रॉलीज और ट्रैक्टर्स के साथ किसान खड़े हुए हैं, पूरा लाइन लगा करके, और पूरा जो ट्रैफिक है वो दोनों तरफ से बंद है। वो तो हमने थोड़ा बंद कर रखा, लेकिन किसान ही तो खड़े हैं वहाँ पे। और कोई ट्रैफिक आओगा तो निकाल रहे उसको, तो जब कोई ट्रैफिक नहीं आ रहा तो कहाँ से जाए पकड़ कर ट्रैफिक को? भाई ट्रैफिक आ रहा तो उसको निकाल दे। कोई एक गाड़ी बताओ कोई खड़ी हो। दिल्ली बॉर्डर पर भोले भाले किसान डटे हैं, मगर दिल्ली आ रहे काफिले में कुछ ऐसे तत्वों की भी घुसपैठ हो गई है जो शांतिपूर्ण आंदोलन में हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं।
मसलन रामपुर की ये तस्वीरें देख लीजिए, जब गुस्साई भीड़ में शामिल अराजक तत्वों ने पुलिस की गाड़ी पर हमला कर दिया, पुलिस के बैरियर तोड़ डाले। ऐसे तत्व कैमरे पर आ चुके हैं। योगी ने इशारा दे दिया है कि अभी तो सख्ती नहीं हुई है, मगर अब इस तरह की हरकत होगी तो सख्त एक्शन होगा। कि वो हरकत क्या अच्छी थी जिसमें एसपी पे हमला हो रहा है, किस तरीके से धारदार हथियार से हमला किया जाता है एसपी पे, वाहनों पे हमले होते हैं, एसपी रैंक के अधिकारी हमारे उसमें गंभीर रूप से घायल होते हैं, तब भी पुलिस ने संयम का परिचय दिया। लेकिन हम जहां कहीं पुलिस पे हमला करें, सड़क घेर लें, तोड़ फोड़ करें, ये चीजें ठीक नहीं हैं। इस प्रकार की हरकतें नहीं होनी चाहिए। जो शांतिपूर्ण ढंग से बैठे हुए हैं, यूपी गेट पे 2 किसान गुट अलग अलग बैठे हुए हैं, पुलिस ने वहां पे तो किसी को नहीं छेड़ा। लेकिन आप जहां तहां नहीं बैठ सकते ना, कानून सबके लिए बराबर बना हुआ है। हम किसानों के कंधे पे बंदूक रख करके एक सामान्य जन के हितों पे कुठाराघात नहीं कर सकते, और ये चीजें नहीं होने देनी चाहिए। आज आपको यह भी समझना होगा कि पंजाब से शुरू हुए किसान आंदोलन में लेफ्ट, राइट और सेंटर वाली डार्क पॉलिटिक्स की डार्क रियलिटी क्या है। इंडिया टीवी ने अलग अलग लोकेशन से इसकी पड़ताल की। इंडिया टीवी संवाददाता पुनीत परिंजा पंजाब के अलग अलग इलाकों में गए, किसानों से मिले, आढ़तियों का पक्ष सुना, खेत से लेकर मंडी तक और ट्रैक्टर से लेकर ट्रॉली तक सबको खंगाला, और हमें पता चला कि दिल्ली बॉर्डर पर चल रहा आंदोलन 15 अप्रैल 2021 से पहले खत्म होने की गुंजाइश ना के बराबर है। अगर मोदी सरकार का कृषि कानून हिट हो गया तो कांग्रेस, अकाली दल और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ग्रामीण इलाकों में अपनी पकड़ खो देंगे। इनके कई नेताओं का एपीएमसी पर अच्छा खासा प्रभाव है। पंजाब में कुछ आढ़ती फर्म्स पर इनकम टैक्स का छापा पड़ा तो मंडियां बंद कर दी गई, दुकानों पर ताले लगा दिए गए। मगर इस बंद की सच्चाई क्या है, ये समझने के लिए ग्राउंड जीरो पर चलिए। इनकम टैक्स विभाग ने पंजाब के आड़तियों के 14 ठिकानों पर छापे मारे तो आड़तियों ने 4 दिन तक मंडियां बंद करने का ऐलान कर दिया। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब मंडियां पहले से ही बंद हैं तो उन्हें और बंद कैसे किया जा सकता है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि खुद आड़ती ही बता रहे हैं, क्योंकि फसल अभी अप्रैल में आनी है और ऐसे में आड़ती पहले ही खाली बैठे हुए हैं, तो फिर बंद करने का क्या फायदा। यानी कि ये सिर्फ एक राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश है। किसानों के नाम पर चल रहे आंदोलन की पॉलिटिक्स समझने के लिए हम सीधे इन्हीं आढ़तियों के पास पहुंचे और इन्होंने कैमरे पर जो कुछ बताया वो सुनकर पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। हमारे पंजाब लेवल से पहले तो हमारे प्रधान जी का हमें हुक्म आया था कि आज बंद कर रखना है 25 तारीख तक। उसके उनके हुक्मों के अनुसार हमने बंद कर दिया। तो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं? हाँ, उन्होंने भी कांग्रेस से नहीं, हमारे दूसरे भी प्रधान है समाने वाले, चीमा साहब, वो भी अभी तो वो तो अकाली दल से जुड़े हुए थे, चेयरमैन थे मंडी बोर्ड के अकाली दल के अंदर। वो भी कह रहे हैं कि इसको बंद करना चाहिए, आड़तियों को साथ देना चाहिए। अकेला ये नहीं है कि कांग्रेस या अकाली दल, अभी तो सभी समर्थन कर रहे हैं। कांग्रेस या अकाली दल से जुड़े प्रधान का हुक्म आता है और सब कुछ बंद हो जाता है। मगर क्या वाकई में ऐसे बंद का असर पड़ रहा है? अब जरा मोहाली के इन किसानों की बातें सुनिए, सब समझ जाएंगे। आज जो आड़तियों ने मंडी बंद का ऐलान किया है तो उसका क्या असर पड़ेगा किसानों पे? हाल तक जिमीदार पर तो कोई असर नहीं है। अच्छा, आज तो 15 अप्रैल से पहले तो असं जाना ही नहीं मंडी। अच्छा, हाँ जी। आड़ती एसोसिएशन जो है उन्होंने बंद का ऐलान किया है, तो कितना असर जो है वो किसानों पे पड़ रहा है इसका? किसानों पे आड़त के बंद का तो नहीं पड़ेगा, लेकिन आड़त भी तभी बंद हुआ जब किसानों का चल रहा। असर तो अभी तो कोई फसल है नहीं वैसे। हाँ जी, इतना असर नहीं पड़ेगा। हाँ, 6 महीने पड़े हैं अभी तो फसल के लिए। इस वक्त किसी बंद का कोई असर नहीं पड़ रहा। मंडी वाले आढ़तियों के पास मार्च अप्रैल में काम आएगा, तब तक वो फ्री हैं और कृषि बिल के खिलाफ माहौल बना रहे हैं। वजह आप खुद इन्हीं से सुनिए। गवर्नमेंट ने इस लॉ को पास किया, उसके अंदर वो कमीशन एजेंट को बंद ही कर रही है। एक्चुअली कमीशन एजेंट भी नहीं बोलती, वो बिचौलिया ही बोलती है, जो कि एक शब्द बहुत ही गलत है, जबकि हम सर्विस प्रोवाइडर है, ना कि बिचौलिए।
ये बात सही है कि आढ़तियां ही किसानों को बीज खरीदने से लेकर फसल की कटाई तक जरूरत के मुताबिक लोन देते हैं। किसानों को 15% की रेट पर सूद दिया जाता है। आढ़तियों के पैसे पर किसान धान उगाता है, यानी आढ़ती एटीएम तो है पर उनका इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा है और कई बार ऐसे किसानों को समय पर लोन ना चुकाने की कीमत भी चुकानी पड़ती है। पैसे की जरूरत रहती है तो क्या ब्याज भी लेते हैं? हाँ जी, ब्याज लेने जी, 2.5% लेने। अच्छा, ब्याज तो पूरा लेने हैं, अभी तो ठोक कर लेने, अभी तो कोई गल नहीं जी। अच्छा, हाँ जी, हाँ। तो कई बार कहते हैं शोषण भी हो जाता है, कई इस तरह के आड़ती जो होते हैं वो जमीनें भी हड़प लेते हैं। हाँ जी, हाँ कर दें जो, तो फिर जब वो फंसिया भाजी बंदा फिर जब गर्दन थल्ले आ गई फिर कानू छड़ दें। अच्छा, हाँ जी, हाँ, वो तो फिर अं तो लाख रुपया लेकर 1.5 पूरा 2 भी लाख लिखते हैं जी। अच्छा, हाँ, जो ज्यादा फस जाता ना। अच्छा, हाँ जी, हाँ, तो 3% भी लेने, 5 भी लेने जी एक महीने का। हाँ जी, तो साल का ये मतलब कि 15, 20%। हाँ जी, हाँ, लेने वापिस नहीं कर पाए तो फिर क्या होती है? सब कुछ लेके जी ब्याज सड़ा पैसे देकर ता छुट दें, यहाँ कितना छुट दें। अच्छा, हाँ जी। और अगर नहीं दिया पैसा तो अगर मान लो किसान के पास अगर पैसा नहीं है, हाँ जी, मजबूरी में फंस गया तो फिर वो क्या करते हैं? जमीन लिखवाने जी, सब साइन कराए पे होने, कोई फ्री थोड़ा देने। अच्छा, हाँ जी, हाँ। इन किसानों की बातों से कुछ चीजें साफ हो गईं। पहली ये कि किसान के नाम पर जो पॉलिटिकल प्रयोग किया जा रहा है उसमें पॉलिटिक्स का जबरदस्त मिश्रण है। दूसरी बात ये कि कांग्रेस से लेकर वामपंथी विचारधारा वाले राजनीतिक दल अपने फायदे के लिए किसानों का शोषण कर रहे हैं। तीसरी बात ये कि दिल्ली बॉर्डर पर किसानों को आगे करके कुछ लोग अपना फ्यूचर सेव कर रहे हैं। तो जो किसान सुसाइड कर रहे हैं, जो खुदकुशी के मामले आ रहे हैं, वो कई केसों में देखा कि आड़तियों के चंगुल में फंस गए इसलिए सुसाइड। वो जी पुराना ब्याज जो नहीं मुड़ा किसी से फिर हो जाता, ब्याज पे ब्याज लग जाता। आड़ती लगाते हैं ब्याज? हाँ जी, हाँ, ब्याज पे ब्याज तो लगेगा ही जब किसी ने पैसा नहीं मोड़ेगा जी। जम्मू कश्मीर से एक बड़ी खबर आ रही है, इस पर पूरी डिटेल आपको देंगे एक ब्रेक के बाद, और उसके बाद आपको लेकर चलेंगे पश्चिम बंगाल। किसान आंदोलन का चुनाव में कैसे और कितना गहरा असर पड़ेगा, इसका सबसे खतरनाक एग्जाम्पल आज बंगाल में दिखा। इंडिया टीवी की संवाददाता अर्चना सिंह जब बंगाल में रिपोर्टिंग करने उतरी तो उन्हें आज एक अलग सी भीड़ नजर आई, जिनकी जुबान पर किसान जरूर था लेकिन दिल में कुछ और बंगाल में ऐसे आज ही 3 प्रयोग हुए। देखिए एक रिपोर्ट। पूछा और जवाब देने वाले का सिर चक्कर खा गया। किसानों के आंदोलन से क्या लेना देना? देखिए, किसी बिल का हम लोग यहाँ पर ये आंदोलन इसलिए कर रहे हैं, यहाँ पर जो किसानों के ऊपर जिस तरीके से मरकजी हुकूमत ने जो काला कानून जो लागू किया है, आज वो काला कानून के खिलाफ पूरे देश में आंदोलन हो रही है। सवाल क्या है और जवाब क्या मिला? अब अगला सवाल पूछा तो पहले आप होने लगा। उसके बाद जो जवाब मिला उसे सुनकर सिर पकड़ लेंगे आप। क्या दिक्कत है? कौन से ऐसे प्रावधान है जिससे परेशानी है आप लोगों को? जमीयत उलमा शुरू से, आज़ादी से पहले से लेकर आज तक इंसानियत की खिदमत के लिए हमेशा आगे रही है। किसान बिल पे बात करिए ना, आप किसान बिल का निकाल रहे हैं। किसान बिल के कौन से प्रावधान से दिक्कत है? आपको लगता है किसानों को नुकसान होगा? किसानों का नुकसान इसलिए हो रहा है कि सब बड़े बड़े महाराजाओं को, बड़े बड़े सरमायादारों को पूरा सौदा उसको दिया जा रहा है। किसान कानून पर कोलकाता में एक प्रयोग हुआ। जमीयत उलेमा हिंद ने किसानों के नाम पर लोगों की भीड़ बुलाई। जब इनसे सवाल पूछा गया कि किसान बिल का कौन सा पन्ना, कौन सा चैप्टर और कौन से पॉइंट पर आपको परेशानी है, बस जमीयत का चेहरा एक्सपोज हो गया। कितने बिल आए कृषि बिल, ये पता है आपको? कितने कृषि बिल जो आए हैं, कितने हैं वो? बात की ये बताइए कितने हैं जो ये बिल आए हैं, वो कितने हैं? किससे दिक्कत है जी? क्या ये कृषि बिल है ना, ये कृषि बिल है किसानों को, इट्स अ डेथ वारंट फॉर देम। जो तीनों बिल है ना, ये एसेंशियल कमोडिटी बिल, चौधरी साहब आएंगे बात करेंगे। एसेंशियल कमोडिटी बात करने के लिए डू यू नॉट थिंक pulses, potato আন্দোলন করে না কেন তাদের বিলটা কিষাণ যখন তাদের বিল কিষাণ যে বিল आराम से बात कर लो, आराम से बात कर लो, चिल्लाओ मत। आराम से बात
करिए। आप लोग चिल्ला के, आपका क्वेश्चन ही ऐसा था क्यों सर? मेरे क्वेश्चन आप तो डिसाइड नहीं करेंगे ना, आप अपना आंसर डिसाइड करेंगे, मेरे क्वेश्चन नहीं डिसाइड करेंगे। रोड साइड से मेरे क्वेश्चन नहीं डिसाइड करेंगे, आप आंसर डिसाइड करेंगे। इसमें चिल्ला क्यों रहे आप लोग? सवाल पूछने में दिक्कत है, जवाब देने में दिक्कत है। हम सीधा सवाल पूछ रहे हैं कि क्यों यहाँ पर कृषि कानून के खिलाफ जो प्रदर्शन हो रहा है वो क्यों कर रहे हैं? क्या किन प्रावधानों से इनको दिक्कत है? क्या प्रावधान है जिससे इनको परेशानी है? इन दिनों पूरे पश्चिम बंगाल में ये प्रयोग चल रहा है। ये नैरेटिव सिर्फ इसलिए बंगाल में पनप रहा क्योंकि चुनाव सिर पर है। ऐसे नैरेटिव के जरिए बंगाल में लोगों को भीड़ बनाया जा रहा। हमारी जो जिम्मेदार है, आज के जो जिम्मेदार हैं, आप इस तरह काम कर रहे हैं, इससे हम लोग को नुकसान हो रही है। जो जिम्मेदार है उनसे जाके बात करें आप। ये नहीं, आप डिसिप्लिन के खिलाफ काम कर रही है। इस तरह से बिल्कुल नहीं होता है। इस तरह से हाथों में तिरंगा, इरादों में धमकी, किसानों के नाम पर राजनीति करने सड़क पर तो आ गए, पर किसान बिल क्या है ये पता ही नहीं है। कांग्रेस से लेकर लेफ्ट तक मोदी विरोधी प्रयोगशाला तैयार कर रहे हैं और उसमें लोगों को भड़काकर वोट बैंक की पॉलिटिक्स की जा रही है। कोलकाता के बीचों बीच सड़क सुबह से बंद रही, सुबह से इसी सड़क पर लाइन लगाई जा रही है। ट्रैफिक रुक गया है, बच्चे घंटों लाइन में खड़े हैं। हम इस वक्त यहाँ पर है राजा बाजार चौरास्ता में, और जमीयत उलेमा हिंद, ये आप देखिए, ये एक मार्च निकाल रहा है जो आर एवेन्यू तक जाएगा। जब हम यहाँ पर आए तो हमने सिर्फ इन लोगों से ये पूछा कि किसान के साथ आप हैं, लेकिन आपको किन चीजों से परेशानी है। तो ये लोग नाराज हो गए, गुस्सा हो गए। बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं, उनसे बच्चे भी हैं यहाँ पर, देखिए छोटे छोटे, ये तमाम लोग हैं, काफी लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, और इनसे अगर सवाल करो तो ये नाराज हो जाते हैं। दादा आप यहाँ आए हैं, पता ही क्यों आए हैं? ये जो किसान जो है ना, जो आंदोलन कर रहा है, इसका समर्थन के लिए हम मिशन कर रहे हैं। मैं 1.5 महीने से बंगाल में हूँ। सिलीगुड़ी से लेकर मैंने कोलकाता तक का सफर सड़क के रास्ते तय किया है, सड़क के रास्ते तय किया है। सिलीगुड़ी से कोलकाता तक का सफर मैंने सड़क के रास्ते तय किया है। मैं तमाम गाँव में गई हूँ, कस्बों में गई हूँ, शहरों में गई हूँ, हवाई बातें नहीं कर रही हूँ। मैंने घूमा है, कितने ऐसे गांव हैं जहां मैं गई हूं, कस्बों में गई हूं, हर एक जिला मैंने कवर किया है, और मेरी वो सारी रिपोर्ट्स हैं जो प्रूफ है कि मैंने इन सब जिलों में गई हूं, लोगों से बात की है, गांव-गांव गई हूं, लेकिन मुझे कहीं पर विरोध नहीं दिखा है। हाँ, ये लोग समर्थन में है जमीयत उलेमा हिंद, ये एक मार्च निकाल रहे हैं, ये अपनी बात कहना चाहते हैं, लेकिन इनको मीडिया के सवाल से नाराजगी है। और सवाल सिर्फ इतना कि आप समर्थन में अगर हैं तो क्यों हैं, उसकी क्या वजह है? अब इसमें और आप देखिए, इस आंदोलन में छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चे यहाँ पर लाए गए हैं जो जिनको शायद पता भी नहीं होगा कि ये आंदोलन क्या है। शायद इसीलिए इन लोगों को लग रहा है कि इनसे सवाल ना किया जाए। कृषि कानून जो सीमांत किसान हैं, जो छोटे किसान हैं, उनके फायदे के कानून हैं। ये सारे कृषि जानकार जितने भी हैं वो कहते हैं स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट सरकार ने लागू की है, सारी रिकमेंडेशंस इसमें वो है। और अगर आपको दिक्कत है, आप प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन हम इस प्रदर्शन में कवर नहीं कर सकते, इनसे पूछ नहीं सकते, बात नहीं कर सकते। सिद्दीकुल चौधरी थोड़ी देर में आएंगे जो जमीयत उलेमा हिंद के प्रेसिडेंट हैं, इसके अलावा वो टीएमसी के लीडर हैं, मंत्री भी हैं। हम उनसे सवाल करेंगे कि आप प्रदर्शन कर रहे हैं, आपका हक है, लेकिन सवाल पूछना हमारा हक है, हमें उससे क्यों रोका जा रहा है? किसानों के समर्थन में जुलूस निकाला गया, लेकिन जब किसान बिल से जुड़े सवाल पूछे गए तो हर किसी को मिर्ची लग गई, क्योंकि इनको तो बस इतना ही कहा गया था, हाथों में बैनर पकड़ना है, किसानों का नाम लेना है, अगर कोई किसान बिल पर सवाल पूछ ले तो उससे लड़ जाना है। इधर पॉलिटिक्स के लिए प्रयोग हो रहे थे, उधर प्रधानमंत्री मोदी सोनार बांग्ला यानी बंगाल को सोने का बंगाल बनाने के सपने को सच पूरा करने की प्लानिंग बता रहे थे। प्रधानमंत्री विश्व भारती यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह में बोल रहे थे, लेकिन उनके भाषण बंगाली सेंटिमेंट को छू रहे थे। प्रधानमंत्री ने बांग्ला की एक लाइन से अपना भाषण शुरू किया। भारत की आत्मा, भारत की आत्मनिर्भरता और भारत का आत्मसम्मान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। भारत के आत्मसम्मान की रक्षा के लिए तो बंगाल की पीढ़ियों ने खुद को खपा दिया था। याद कीजिए, खुदराम बोस को सिर्फ 18 साल की उम्र में फांसी चढ़ गए। प्रफुल्ल चाकी 19 वर्ष की आयु में शहीद हो गए। बीना दास, जिन्होंने बंगाल की अग्नि कन्या के रूप में जाना जाता है,
सिर्फ 21 साल की उम्र में जेल भेज दी गई थी। प्रीतिलता बेडुडार ने सिर्फ 21 वर्ष की आयु में अपना जीवन न्योछावर कर दिया था। ऐसे अनगिनत लोग हैं। 40 मिनट के भाषण के दौरान पीएम मोदी ने गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की कविताओं का जिक्र किया, 20 से ज्यादा बार उनका नाम लिया, 6 बार उनकी अलग अलग रचनाओं की लाइन पढ़ी। पीएम मोदी विश्व भारती यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह में बोल रहे थे। पीएम का अगर 40 मिनट का भाषण सुनेंगे तो आप एकदम क्लियर हो जाएंगे। बंगाल को लेकर कोई पॉलिटिक्स नहीं, कोई पॉलिटिकल बात नहीं। गुरुदेव ने हमें स्वदेशी समाज का संकल्प दिया था। वो हमारे गांवों को, हमारी कृषि को आत्मनिर्भर देखना चाहते थे। वो वाणिज्य और व्यापार को आत्मनिर्भर देखना चाहते थे। वो आर्ट और लिटरेचर को आत्मनिर्भर देखना चाहते थे। उन्होंने आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आत्मशक्ति की बात कही थी। आत्मशक्ति की ऊर्जा से राष्ट्र निर्माण को लेकर उन्होंने जो बात कही थी वो आज भी उतनी ही अहम है। उन्होंने कहा था, राष्ट्र का निर्माण एक तरह से अपनी आत्मा की प्राप्ति का ही विस्तार है। जब आप अपने विचारों से, अपने कार्यों से, अपने कर्तव्यों के निर्वहन से देश का निर्माण करते हैं तो आपको देश की आत्मा से ही अपनी आत्मा नजर आने लगती है। लेकिन प्रधानमंत्री के भाषण के तकरीबन 2 घंटे बाद दीदी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आई और पीएम के भाषण पर सियासत शुरू हो गई। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में बंगाल के स्वाभिमान की बात की थी, लेकिन दीदी और उनकी पार्टी को फिक्र थी अपने स्वाभिमान की। टीएमसी ने इसे मुद्दा बना लिया कि विश्व भारती यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह में उन्हें न्योता नहीं भेजा गया और दीदी ने यहां तक धमकी दे दी कि 29 दिसंबर को शांति निकेतन जाकर वो इसका जवाब देंगी। आज के जे कन्वोकेशन হয়েছে বা ফাউন্ডেশন ডে 100 বছর ওনারা আমাকে কোনো আমন্ত্রণ জানায়নি। নো আমন্ত্রণ, নো ফোন, নো নিমন্ত্রণ, নো বিশ্বর সাথে যোগে যেতে হয় বিহারও, সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারও। আমি নিজের এতে আমি রাঙামাটির পথে গ্রাম ছাড়া ওই রাঙামাটির পথ আমার মনো ভুলায় রে আমি নিজে টুইট করেছি। आज प्रधानमंत्री का भाषण बंगाल के कल्चर पर फोकस रहा। बंगाल में महिलाएं साड़ी के पल्लू को एक खास तरीके से पहनती हैं। यह उनकी खास वेशभूषा का हिस्सा है जिसके पीछे बंगाल और गुजरात के कनेक्शन की कहानी है। गुरुदेव वैसे आज ही बंगाल की सियासत में एक और प्रयोग हुआ। कांग्रेस और लेफ्ट मिलने को तैयार हैं। गठबंधन पर मोहर लग चुकी है, बस दिन और तारीख का ऐलान होना बाकी है। खबर पक्की है और अधीर रंजन चौधरी ने खुद इस पर मोहर लगाई है, जो लोकसभा में कांग्रेस के नेता हैं और पश्चिम बंगाल से सांसद। 2016 साल में बंगाल में जो असेंबली इलेक्शन हुई थी उसमें कांग्रेस पार्टी लेट पार्टी के साथ चुनावी गठबंधन करते हुए सत्तारूढ़ टीएमसी पार्टी के खिलाफ लड़े थे। इस बार भी पिछले विधानसभा चुनाव के मुताबिक दोबारा फिर कांग्रेस पार्टी लेट पार्टी के साथ चुनावी गठबंधन करते हुए बंगाल में अगला विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया है। 2016 में भी कांग्रेस और लेफ्ट ने साथ मिलकर लड़ा था। पश्चिम बंगाल में नेता विपक्ष अब्दुल मन्नान लगातार इसके फेवर में रहे और आलाकमान को इसकी रिपोर्ट देते रहे। पिछले विधानसभा चुनाव में सीपीएम ने 148 सीटों पर चुनाव लड़ा, जीती केवल 26। उसका वोट शेयर था तकरीबन 20%। सीपीआई 11 में से 1 सीट जीत पाई, उसका वोट शेयर था तकरीबन 1.5%। और फॉरवर्ड ब्लॉक 25 में से केवल 2 सीटें जीत पाई, उसका वोट शेयर था तकरीबन 3%।